जय हिंद दोस्तों। हम आर्ट एंड कल्चर देख रहे थे। हमने देखी थी मंदिर निर्माण की शैलियां देखी थी, हमने नागर शैली देखी थी। देखिए इस वीडियो में हम मंदिर निर्माण की अन्य शैलियां जैसे बेसर शैली हो गई, नायक शैली हो गई, विजयनगर शैली डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नायक शैली देख लेते हैं। 16वीं से 18वीं शताब्दी ईस्वी के बीच नायक शासकों के अधीन मंदिर वास्तुकला की नायक शैली विकसित हुई। इसे मदुरै शैली के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसी को ही मदुरै शैली के नाम से जाना जाता है। ये वास्तुशिल्प दृष्टि से द्रविड़ शैली के समान ही है, लेकिन एक काफी व्यापकता ली हुई है। इसमें क्या मिलेगा आपको? इस्लामी प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें इस्लामी प्रभाव देखने को मिलेगा। एक मिनट, इस्लामी प्रभाव देखने को मिलेगा। इसकी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। बरामदे के साथ साथ गर्भगृह के चारों ओर बड़े गलियारों का निर्माण देखने को मिलेगा, जिसे प्राकार बोला जाता था, जिसे मतलब पराक्रम कहा जाता था। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता था? पराक्रम कहा जाता था। इसके साथ छतदार प्रदक्षिणा पथ का निर्माण भी देखने को मिलेगा। तो ठीक है, बरामदे के साथ साथ गर्भगृह के चारों ओर बड़े गलियारों का निर्माण देखने को मिलेगा, जिसको क्या बोला जाता था? पराक्रम कहा जाता था। इसके साथ छतदार प्रदक्षिणा पथ का निर्माण मिलेगा। नायक शासकों के द्वारा बनाए गए गोपुरम दुनिया के सबसे बड़े गोपुरम में से एक था। देखिए, नायक शासकों द्वारा बनाए गए गोपुरम सबसे बड़े गोपुरम में से एक था। मदुरै के मीनाक्षी मंदिरों का गोपुरम दुनिया का सबसे ऊंचा गोपुरम है। गोपुरम समझते हैं, लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो ये चीज आपको समझ में आएगी। गोपुरम क्या थे? मंदिर के सामने वाली दीवार, ठीक है, जिसको प्रवेश द्वार बोल सकते हैं। सबसे ऊंचे मतलब जो मदुरै का मीनाक्षी मंदिर है उसका जो प्रवेश द्वार जिसको गोपुरम कहा जाता है वो सबसे ऊंचा है। ठीक है, गोपुरम की कला नायक शैली में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, मतलब शिखर पर पहुंच गई। मंदिर पर हर जगह बारीक नक्काशी की जाती थी। जैसे उदाहरण के लिए मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, ये देख लीजिए, बारीक नक्काशी मिलेगी। मीनाक्षी मंदिर मदुरै, देखिए बगई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कभी वन लाइनिंग क्वेश्चन में आता है गाइस। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? बगई नदी के तट पर स्थित है, बैगई नदी के तट पर स्थित है। 12वीं से 13वीं शताब्दी का ये मंदिर है। ठीक है, 12वीं से 13वीं शताब्दी का मंदिर है। पार्वती के एक देवी मीनाक्षी, ठीक है, पार्वती का स्वरूप है एक देवी मीनाक्षी, और उनके पति सुंदरेश्वर मतलब शिव जी हैं, शिव जी को समर्पित है। तो मतलब माता पार्वती शिव जी को समर्पित है ये मंदिर। मीनाक्षी मंदिर का पाडल, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर का पाडल ट्रेथ स्थलम में से एक है। ठीक है, पाडल ट्रेथ स्थलम 6 से 9वीं शताब्दी ईस्वी के तमिल शैव नयनारों के छंदों में आदरणीय भगवान शिव के 275 मंदिर हैं। देखिए, पागल ट्रेथ स्थलम 6 से 9वीं शताब्दी ईस्वी के तमिल शैव नयनारों के छंदों में आदरणीय भगवान शिव के 275 मंदिर हैं। ठीक है, तमिलनाडु राज के प्रतीक का डिजाइन मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम पर आधारित है। देखिए, वन लाइनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो तमिलनाडु राज के प्रतीक, तमिलनाडु राज के प्रतीक आप देखेंगे तो उसका डिजाइन देखेंगे वो कैसा है? मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम पर आधारित है। ठीक है, ये वन लाइनिंग क्वेश्चन विच वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये। ठीक है, देखिए यह वाला तमिलनाडु जो राज की प्रतीक यहाँ दिया हुआ है, सेम टू सेम लग रहा है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वेसर शैली देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में चालुक्य शासकों के अधीन इस मंदिर का निर्माण शैली की संकल्पना की गई थी। इस शैली को कर्नाटक शैली भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसर शैली को कर्नाटक शैली भी कहा जाता है। तो वन लाइनिंग के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। यह एक मिश्रित शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों की विशेषताएं हैं। तो आपकी जो बेसर शैली है उसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैली की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। कुछ विशेषताएं देखिए क्या है? विमान और मंडप को ज्यादा महत्व दिया गया है। खुले प्रदक्षिणा पथ हैं। खंभों, दरवाजों, छत पर बारीक नक्काशी से सजाया गया था। ठीक है, बेसर शैली के मंदिर बनवाने के 3 प्रमुख राजवंश देखिए कौन से? बेसर शैली के मंदिर बनवाने के जो प्रमुख 3 राजवंश हैं। ठीक है, बादामी और कल्याणी के चालुक्य शासक सुना होगा आपने। ठीक है, वो उनका मतलब इसमें योगदान है। राष्ट्रकूट शासक हैं, जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर आदि। ठीक है, होयसल वंश है इसमें, उदाहरण के लिए आपका ये मंदिर है हैलेबिडू से, कि आप एक ही मात्रा है, हैलेबिडू। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक है, हैलेबिडू। ठीक है, बेलूर आदि के मंदिर। तो ये हैलेबिडू और बेलूर आदि के मंदिर जो होयसल वंश के
यहाँ पे इनका योगदान है। ठीक है, तो ये बेसर शैली के मंदिर निर्माण में 3 जो राजवंश हैं उनका ध्यान में रखिएगा, उन कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया है वो देख लीजिए। ठीक है, नागर शैली का प्रभाव बेसर मंदिरों में वक्र रेखीय शिखर और वर्गाकार आधार पर दृष्टिगोचर होता है। महत्वपूर्ण है कि द्रविड़ शैली का प्रभाव जटिल नक्काशियों और मूर्तियों, विमान के डिजाइन तथा बेसर मंदिरों के सीढ़ीदार शिखर में दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये दंबल का दोडू बस्सप मंदिर। ठीक है, ये दंबल का दोडू बस्सप मंदिर, ऐहोल का लाडखान मंदिर, बादामी के मंदिर। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये देखा जा सकता है, बेसर शैली का उदाहरण है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे जो दोडू बस्सप मंदिर क्या है, देखिए। ठीक है, दोडू बस्सप मंदिर ये आपका मिलेगा दंबल। ठीक है, दंबल, दोडू बस्सप मंदिर दंबल। ठीक है, दंबल में है दोडू बस्सप मंदिर का निर्माण। ठीक है, दोडू बस्सप है, दोडू बस्सप मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर बेसर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, मंदिर देख सकते हैं पश्चिम, देखिए मंदिर जो है पश्चिम की तरफ इसका मुख है और इसमें गर्भगृह शिवलिंग को समर्पित है। इस मंदिर की रचना में सुंदर नक्काशी, अलंकृत स्तंभ, जटिल छत, सुडौल शिखर इसका प्रमुख है। मंदिर परिसर में स्थित नंदी मंडप, सभा मंडप भी ऐतिहासिक और स्थापत्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोडू बस्सप का जो मंदिर है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स गाइस हमने देख लिए यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, बेसर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। और बेसर शैली में किसकी विशेषताएं मिलती हैं? नागर और द्रविड़ दोनों शैली की विशेषताएं आपको देखने को मिलती है बेसर शैली में। ठीक है, ये वाले पॉइंट ध्यान रखिएगा और इस मंदिर का उदाहरण आप एग्जाम में लिख सकते हैं, अगर आप मेन के में भी अगर क्वेश्चन आता है लिखते हैं तो। राइट, ठीक है, देखिए विजयनगर शैली देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। ठीक है, जिनकी राजधानी हम्पी यानी कर्नाटक थी, मतलब कर्नाटक में हम्पी थी। उन्होंने चोल, होयसल, पांड्य, चालुक्य स्थापत्य शैली की विशेषताओं का संयोजन किया। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के शासन कला और वास्तुकला, विजयनगर साम्राज्य क्या था? विजयनगर साम्राज्य के शासक, ठीक है, कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। ठीक है, संरक्षक थे जिनकी राजधानी हम्पी थी। उन्होंने चोल, होयसल, पांड्य, चालुक्य स्थापत्य शैली की विशेषताओं का संयोजन किया था। उनके अधीन स्थापत्य शैली बीजापुर की हिंदू इस्लामी शैली से प्रभावित होने लगी, जो कि इस अवधि के दौरान निर्मित मंदिरों में परिलक्षित होती है। इन मंदिरों की विशेषताएं इस प्रकार है। मंदिरों की दीवारें नक्काशियों और ज्यामितीय पैटर्नों पर अत्यधिक अलंकृत हैं। गोपुरम जो पहले अग्रभाग पर होते थे अब सभी दिशाओं में बनवाए जाने लगी। ठीक है, एकाश पाषाण स्तंभ, एकाश पाषाण तो एक पत्थर स्तंभ। ठीक है, सामान्यतः मंदिर के स्तंभों पर पौराणिक प्राणी याली उत्कीर्ण होता है। ठीक है, तो मंदिर की मंदिर के स्तंभ पर पौराणिक प्राणी याली उत्कीर्ण होता था। संलग्न दीवारें बड़ी थी। प्रत्येक मंदिर में एक से अधिक मंडप बनाए गए थे। केंद्रीय मंडप को कल्याण मंडप के रूप में जाना जाता था। कल्याण मतलब दिव्य विवाह के लिए समर्पित था। तो जो प्रत्येक मंदिर में एक से अधिक मंडप थे, केंद्रीय मंडप को क्या बोला जाता था? कल्याण मंडप। ठीक है, इस अवधि के दौरान मंदिर परिसर में भीतर धर्मनिरपेक्ष भवनों की अवधारणा भी प्रचलित हुई। मंदिर परिसर चार दीवारी से घिरा होता था। उदाहरण में देख सकते हैं हम्पी स्थित विठल स्वामी मंदिर, लोटस महान विरूपाक्ष मंदिर आदि। हम्पी के निकट चट्टान काटकर बनाई गई रथ या जो मतलब रथ पर नरसिंह की मूर्ति अपने आप में एक चमत्कार है। अब हम ये देख लेते हैं, इसकी इमेज देख लेते हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है। रथ मंदिर है ना, हम्पी के निकट चट्टान काटकर बनाया गया रथ मंदिर, रथ पर नरसिंह की मूर्ति का जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये क्या है? विठल स्वामी मंदिर परिसर के अंदर पत्थर का रथ। ठीक है, तो विठल स्वामी मंदिर के अंदर क्या मिलेगा आपको? पत्थर का ये रथ मिलेगा। दूसरी जो मूर्ति यहाँ पे देखिए लक्ष्मी नरसिंह मूर्तिकला हम्पी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम्पी स्थित विठल स्वामी मंदिर इसका हमने देख लिया। और ये नरसिंह की जो मूर्ति है, ठीक है, ये देखिए लक्ष्मी नरसिंह मूर्ति ये वाली। ठीक है, देखिए संगीतमय स्तंभ
सारेगामा स्तंभ भी बोलते हैं इसको। हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर परिसर में, ठीक है, जो विट्ठल स्वामी मंदिर में हमने भी देखा था, जो कि पत्थर का रथ देखा था, उसी में हम्पी में विट्ठल स्वामी जब मंदिर के परिसर में क्या है, विभिन्न प्रसिद्ध रथ रंग मंडप में पाए संगीतमय स्तंभ हिंदू कला का जीवंत साक्ष्य हैं, जिसमें क्या है 56 संगीत स्तंभ हैं जिन्हें सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है। बजाने पर ये स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। इनका देवराय द्वितीय के शासन के दौरान निर्माण हुआ था। तो देवराय द्वितीय शासन के दौरान में इनका निर्माण हुआ था। एक महानवी डिब्बा देखिए, महानवी डिब्बा दशहरा डिब्बा या महानवी डिब्बा बोलते हैं। हम्पी के शाही आहेते के भीतर, हम्पी के शाही अहाते के भीतर स्थित एक सुंदर और विशालकाय पत्थर का मंच है। तो क्या है ये विशालकाय पत्थर का एक मंच है। ये विजयनगर साम्राज्य के दौरान राजा कृष्णदेव राय द्वारा उदयगिरी पर अपनी विजय की स्मृति में बनवाया गया था। तो आपको क्या ध्यान रखना है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान राजा कृष्णदेव राय द्वारा उदयगिरी पर अपनी विजय की स्मृति में बनवाया गया था क्या, महानवी डिब्बा। ठीक है, ध्यान रहेगा। पूछ सकते हैं कि किसकी स्मृति में बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया। तो ठीक है, ये लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार पर 40 फीट तक ऊंचा है। इस मंच का आधार उभरी हुई नक्काशियों से ढका है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान, ठीक है, इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान शायद सितंबर और अक्टूबर की शरद ऋतु के महीनों के दौरान इस दिवसीय हिंदू त्योहार महानवमी के दौरान, महानवमी जो होती है नवमी के दौरान किए गए थे। ठीक है, ठीक है, महानवी डिब्बा समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। देखिए बादामी गुफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। बादामी प्रारंभिक चालुक्य शासकों की राजधानी थी। तो कर्नाटक में स्थित बादामी क्या थी, प्रारंभ चालुक्य शासकों की राजधानी थी। इसमें हिंदू धर्म की 3 गुफाएं, जैन धर्म की 1 गुफा पर आधारित 4 गुफा मंदिर है। तो क्या है बादामी गुफा मंदिर, क्या है, 4 गुफा का मंदिर है। 3 आपके इसमें हिंदू गुफाएं हैं और 1 जैन गुफा है। ये चट्टान को काटकर बनाई गई वास्तुकला की 8वीं शताब्दी ईस्वी में चालुक्यों द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला 6वीं, ठीक है, 6वीं है, ये छठी बोल सकते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी में चालुक्यों द्वारा विकसित की गई थी। ये दक्कन क्षेत्र में मंदिरों का सबसे ज्ञात उदाहरण, पहला ज्ञात उदाहरण है। तो ये दक्कन क्षेत्र में मंदिरों का सबसे पहला ज्ञात उदाहरण है। गुफा नंबर 1 इसमें देखिए, इस जब आप मतलब बादामी गुफा में जाएंगे तो गुफा नंबर 1 क्या है, इस गुफा मंदिर में अंदर खुदी हुई, ठीक है, अंदर खुदी हुई एक महत्वपूर्ण मूर्ति नटराज के रूप में शिव की मिलेगी आपको। ठीक है, नटराज के रूप में शिव जी मिलेंगे। हरिहर, आधा विष्णु आधा शिव, हरिहर बोलते हैं, आधा विष्णु आधा शिव की मूर्ति भी विराजमान है। ठीक है, ये मूर्ति आपको मिलेंगी। गुफा नंबर 1 में क्या मिलेगा, नटराज के रूप में शिव जी की मूर्ति मिलेगी, हरिहर की मूर्ति मिलेगी। ठीक है, गुफा नंबर 2, इस गुफा के अंदर सबसे बड़ी मूर्ति आपको त्रिविक्रम के रूप में भगवान विष्णु को मुख्य रूप से समर्पित है। विष्णु के अन्य रूप जैसे वामन अवतार, बौना अवतार, देवी पृथ्वी को बचाते हुए विष्णु का बराह अवतार आदि इस गुफा में पाए जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुफा नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने वाली मतलब ये गुफा है। गुफा नंबर 3 मतलब पर्यटन के तौर पे है ना, देखने लायक है। ये परिसर की सबसे बड़ी गुफा है। तो गुफा नंबर 3 क्या है, ये परिसर की सबसे बड़ी गुफा है। इसमें त्रिविक्रम, अनंत शयन, वासुदेव, वराह, हरिहर और नरहरि की जटिल नक्काशी की गई मूर्तियां देखने को मिलेंगी। गुफा नंबर 4 ये एक जैन गुफा है। इसमें अन्य तीर्थकर जो थे के प्रतीकात्मक प्रदर्शन के साथ बाहुबली, पार्श्वनाथ और महावीर की जटिल मूर्तियां मिलेंगी। क्योंकि गुफा नंबर क्या है, जैन गुफा थी, तो इसमें जैन जो है ना महावीर स्वामी वगैरह उनकी मिलेगी। ठीक है, ठीक है, जो बाहुबली हैं कायोत्सर्ग ध्यान मुद्रा में खड़े हैं। पार्श्वनाथ को 5 सिरों वाला कोबरा फन के साथ दिखाया गया है। महावीर की मूर्ति एक सिंहासन पर बैठी हुई है। इन 4 गुफाओं के अलावा अगस्त्य झील के चारों ओर कुछ अतिरिक्त गुफाएं भी हैं जो विषय में बौद्ध की हो सकती हैं। ठीक है, और भी गुफाएं, 4 गुफाएं ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और देख लेते हैं, जो हम कला देखेंगे आपके होयसल कला देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य में मैसूर के निकट, ठीक है, कर्नाटक राज्य में मैसूर के निकट होयसाल शासकों के अधीन बनाए गए मंदिरों ने कला की होयसल शैली के रूप में ज्ञात अपनी स्वयं की एक विशिष्ट शैली विकसित की। बेलूर, हेलोपिडु और भूभंगी
सॉरी श्रृंगेरी, ये गलत लिखा है यहाँ पे, श्रृंगेरी है ये, ठीक है, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में होयसल शासकों के अधीन बने मंदिरों की कला की होयसल शैली के रूप में ज्ञात अपनी स्वयं की एक विशिष्ट शैली विकसित की। ठीक है, बेलूर, हेलेबिडु और श्रृंगेरी जैसे प्रमुख स्थान में इनका विकास 1150 से लेकर 1300 ईस्वी के अवधि के दौरान हुआ था। देखिए नेक्स्ट, देखिए इस वास्तुकला की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। स्तंभों वाले केंद्रीय हॉल के चारों ओर अनेक मंदिर बनाए गए थे। पंचायतन शैली की क्रूसीफाइड भूमि योजना के विपरीत ये मंदिर जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार के बने हुए थे। इसे ताराकार योजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मुख्य निर्माण सामग्री क्या है? मुलायम बलुआ पत्थर, मुलायम बलुआ पत्थर कोराइट शीट इसको बोलते हैं। तो इसका सामग्री कौन सी मिलेगी? मुलायम बलुआ पत्थर मिलेगा। मूर्तियों के माध्यम से मंदिर में अलंकरण पर बहुत अधिक बल दिया गया था। आंतरिक और बाहर दोनों दीवारें, यहाँ तक कि देवताओं द्वारा धारण किए गए आभूषण भी जटिल रूप से नक्काशीदार थे। तो यहाँ पे क्या विशेषता मिलेगी होयसल शैली में? देवताओं द्वारा धारण किए गए आभूषण जटिल रूप से क्या थे? नक्काशीदार थे। ठीक है, ये कुछ यूनिक है। ठीक है, आभूषण भी क्या है? नक्काशीदार थे। सभी कक्षों पर शिखर था जो कि क्षैतिज रेखाओं और पट्टियों के विन्यास से आपस से जुड़े थे। ठीक है, इनके शिखर को पंक्तियों के व्यवस्थित क्रम में विभाजित कर दिया था। ठीक है, मंदिरों को जाति के रूप में ज्ञात ऊंचे या मतलब उभरे हुए या ऊंचे उभरे हुए, ठीक है, उभरे हुए या ऊंचे मंच पर बनाया जाता था। इनकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती थी। मंदिरों की दीवारें और सीढ़ियां जिग जैग पैटर्न पर आधारित थी। सीढ़ियां क्या थी? जिग जैग पैटर्न पर आधारित थी। देखिए 1 मिनट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जिग जैग पैटर्न पर आधारित थी मंदिरों की दीवारें और सीढ़ियां। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला मंदिर देख सकते हैं, चेन्ना केशव मंदिर, सोमनाथपुरा। ठीक है, ये मंदिर देख सकते हैं। देखिए हैलोविड में होयसल मंदिर, बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर, सोमनाथपुरा में चेकन्ना केशव मंदिर। तो सोमनाथपुरा में चेकन्ना केशव मंदिर मिलेगा। ये होयसल शैली के उदाहरण गाइस। ठीक है, तो ध्यान रखिए होयसल शैली के उदाहरण। मैं फिर से बोल देती हूँ, हैलोविडू में आपको मिलेगा होयसालेश्वर मंदिर। ठीक है, बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर, सोमनाथपुरम में चेन्ना केशव मंदिर। ठीक है, बेलूर में भी है चेन्ना केशव मंदिर और सोमनाथपुरा में भी चेन्ना केशव मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये इमेज देख सकते हैं इसकी। ठीक है, ये सब उदाहरण है आपके होयसाल कला के। ठीक है जी, वास्तुकला की पाल और सेन शैली देख लेते हैं। बंगाल क्षेत्र में वास्तुकला की शैली को पाल या सेन वास्तुकला शैली के रूप में जाना लगा। 8वीं से 12वीं सदी ईस्वी के अवधि के बीच पाल और सेन वंश के संरक्षण में अधीन इस शैली का विकास हुआ। पाल मुख्यतः बौद्ध शासक थे जो महायान परंपरा का पालन करते थे, लेकिन बहुत से क्या थे? सहिष्णु थे। मतलब क्या था? सहिष्णु थे, मतलब उन्होंने दोनों धर्मों का संरक्षण दिया था। पाल राजाओं ने बहुत सारे विहारों, चैत्यों और स्तूपों का निर्माण करवाया था। सेन हिंदू थे और उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण कराया था। तो पाल और सेन शैली हम देख रहे हैं। तो जो सेन थे वो क्या थे? ठीक है, सेन थे वो आपका हिंदू थे, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण कराया था और साथ ही बौद्ध वास्तुकला को भी बनाए रखा। इस प्रकार यह वास्तुकला दोनों धर्मों का प्रभाव परिलक्षित करती है। पाल कला का नमूना यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, पाल शासकों के अधीन स्मारक क्या है? देखिए पाल शासकों के अधीन आपका नालंदा, जागदल,
ओदनपुरी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास हुआ। बांग्लादेश में सोमपुर महाविहार उनके द्वारा विकसित भव्य मठ है। ठीक है, सेन शासकों के अधीन जो स्मारक है बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर मिलेगा। सेन शासकों के अधीन वास्तुकला की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, बांस की झोपड़ियों की भांति भवनों को वक्राकार या हलुआ छत थे। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, हलुए छत नहीं थे, सॉरी, ये क्या है, ढलुए छत थे। ढलान मतलब ढलान थी, ढलान बोल सकते हैं, ढलान। ठीक है जी, तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, गलत लिख दिया था, ढलुआ छत बोल सकते हैं। ठीक है, ढलुआ है, आ लिख सकते हैं यहाँ पे, आ। ठीक है, ढलुआ। ठीक है, ये ढलुआ छत थे, ढलान जो मतलब बक्राकार या ढलुआ छत थी। इसे लोकप्रिय रूप में बंगला छत के रूप में जाना जाता है और बाद में मुगल वास्तुकला द्वारा इसे अपनाया गया था। ठीक है, तो बांस की झोपड़ियों की भांति भवनों की वक्राकार और ढलुआ छत है, इसे लोकप्रिय रूप में बंगला छत के रूप में जाना जाता है, जिसको क्या हुआ, बाद में मुगल वास्तुकला द्वारा इसे अपना लिया गया। मुख्य भवन निर्माण सामग्री के रूप में पक्की ईंटें और मिट्टी जिन्हें क्या बोला जाता था, टेराकोटा ईंटें बोला जाता था। ठीक है, ईंटें कहा जाता था, उसका प्रयोग किया गया था। मुख्य भवन निर्माण सामग्री में आपको टेराकोटा की ईंटें मिलेंगी, मतलब पक्की ईंट और मिट्टी, पक्की ईंटें रहती थी और मिट्टी। ठीक है, इस क्षेत्र में मंदिरों का लंबा वक्राकार शिखर होता था, जिसके शीर्ष पर विशाल उड़ीसा शैली सदृश आमलक होता था। ठीक है, जिसके शीर्ष पर विशाल उड़ीसा शैली सदृश आमलक होता था। ठीक है, इस क्षेत्र की मूर्तियों के लिए प्रस्तर और धातु दोनों का उपयोग किया गया था, यद्यपि पाषाण प्रमुख घटक था। अपनी अत्यधिक चमकदार फिनिशिंग के कारण मूर्तियां अद्वितीय थीं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए बराकर में सिद्धेश्वर मंदिर, विष्णुपुर के आसपास के मंदिर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्षेत्र की मूर्तियों में प्रस्तर और धातु का दोनों का उपयोग किया गया था, यद्यपि पाषाण क्या आता है, इसका प्रमुख घटक था। मतलब पाषाण पहला मतलब मान सकते हैं कि पाषाण जो पत्थर था उसकी मूर्तियां हैं, प्रस्तर और धातु का दोनों का उपयोग किया गया था। अत्यधिक चमकदार फिनिशिंग के कारण मूर्तियां क्या थी, अद्वितीय थी। मतलब अत्यधिक चमकदार फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पाल शासकों के, सेन शासकों के अधीन, ठीक है, जो हमने मंदिर स्मारक देखे थे उनकी विशेषताएं हैं ये। ठीक है, तो वास्तुकला की पाल और सेन शैली, ठीक है, एक दो बार वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगी। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनिंग में भी आते हैं। आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ज्यादा मेन क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, आईएएस एग्जाम, पीसी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो। ठीक है, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन आता है आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, आपके आज के लिए इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के प्रमुख मंदिरों की सूची देखेंगे। ठीक है, सभी मंदिर देखेंगे, भारत के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, बक्टेश्वर का मंदिर हो गया, सॉरी वेंकटेश्वर का मंदिर हो गया, बरहालक्ष्मी मंदिर हो गया, नरसिंह मंदिर हो गया। ठीक है, सब मंदिर देखेंगे कहाँ पे हैं, वहां से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।